उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह राजेंद्र भंडारी 20 जून को कराएंगे नामांकन। नामांकन में सीएम धामी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर। शीतकाल की अपेक्षा 3 गुना बढ़ा नदी का जलस्तर। 11,000 क्यूसेक के पार पहुंची शारदा। ऋषिकेश में बंद पड़े फार्मास्यूटिकल प्लांट के गोदाम में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। गोदाम में रखे थे केमिकल के ड्रम और एक्सपायरी डेट की दवाइयां। देहरादून में हत्याकांड का मुख्य आरोपी रामवीर गिरफ्तार। राजस्थान से धरा गया गोलीकांड का मुख्य आरोपी रामवीर सहित अब तक 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी। डोईवाला में 105 गैस सिलेंडर चोरी का खुलासा। 64 सिलेंडर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। गैस गोदाम कीपर ही निकला मुख्य आरोपी। देवभूमि में आज गिर सकती है राहत की बूंदें। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बदलेगा मौसम। बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट। शाम को मौसम बदलने का अनुमान। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के दोनों प्रत्याशी 20 जून को कराएंगे नामांकन। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना अपना नामांकन करेंगे। वहीं बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करेंगे। दोनों के नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है भारतीय जनता पार्टी। तो नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। दोनों प्रत्याशियों के नामांकन में पहुंचेंगे सीएम। उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है बीजेपी की तरफ से। तो बीजेपी के प्रत्याशी 20 जून को अपना नामांकन कराएंगे। दोनों प्रत्याशी 20 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना करेंगे अपना नामांकन। वहीं बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और दोनों प्रत्याशियों के नामांकन में मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में मौसम ने करवट बदली है। तेज बारिश के साथ आंधी ने राहत दी है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें पिछले कई दिनों से गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा था और आज तेज बारिश के साथ आंधी ने राहत दी है। लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। तो रिमझिम बारिश की बूंदें पड़ने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जिस तरीके से भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोग परेशान नजर आ रहे थे, ऐसे में अब ये रिमझिम बारिश निश्चित रूप से सुखद एहसास लोगों को दिला रही है। तेज बारिश के साथ आंधी ने गर्मी पर अंकुश लगाया और लोगों को काफी राहत महसूस हुई। तो पिछले कई दिनों से गर्मी ने अपना रिकॉर्ड, हर दिन गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही थी और ऐसे में अब ये राहत की बूंदें निश्चित रूप से लोगों को राहत पहुंचा रही हैं। खबरों में अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नैनीताल के जंगलों में एक बार फिर से आग लगने का मामला सामने आया। आज दोपहर नैनीताल डिग्री कॉलेज के समीप अचानक जंगल में आग लग गई। जंगल में आग की सूचना मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने तत्परता से जंगल में लगी आग को बड़ी सूझबूझ के साथ उस पर काबू पाया। आपको बता दें आसपास सूखी झाड़ियों में पानी का छिड़काव कर आग फैलने से रोका। जंगल में लगी आग को काबू करने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों को हौजरी पाइप को जंगल तक पहुंचाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर जंगल में आग पर काबू पाया जा सका। ये डीसीआर द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि ये डीएसपी कैंपस के पीछे और जो कैनफील्ड हॉस्टल है वहाँ पे उसके पास झाड़ियों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें हमारी फायर यूनिट द्वारा वहाँ पर घटनास्थल पर जाकर देखा तो झाड़ियों के ऊपर आग लगी थी जो काफ़ी रोड से ऊपर थी, जहाँ पर हमारे फायर की टीम द्वारा एक हॉजरील फैलाया गया वहाँ पर जो जंगल की तरफ ऊपर चढ़ाई पर ले जाया गया, जहाँ तक जा हो सके वहाँ तक आग को बुझाया गया और उसके बाद उसके तदुपरांत फिर वापस फायर स्टेशन पर उपस्थित हुई हमारी गाड़ी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून के डोभाल चौक
पर 3 दिन पहले हुए गोलीकांड के मामले में लोगों का आक्रोश अब बढ़ता नजर आ रहा है। बुधवार को पीड़ित परिवार के साथ कई संगठन और स्थानीय लोगों ने मृतक रवि बड़ोला को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकालने के साथ ही 20 जून को देहरादून बंद का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि रविवार को देहरादून के डोभाल चौक पर हुई गोलीकांड में स्थानीय लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ अब उत्तराखंड के कई सामाजिक संगठन भी सड़कों पर उतर आए हैं। मंगलवार को डोभाल चौक पर प्रदर्शन के साथ ही स्थानीय लोगों ने मिलकर आरोपी के घर तोड़फोड़ की। इसके साथ ही गुरुवार को सामाजिक संगठनों ने पीड़ित परिवारों के समर्थन में देहरादून बंद का ऐलान किया है। वहीं पीड़ित परिवारों ने सरकार से मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने और मुआवजे के रूप में 1 करोड़ की राशि और घायलों को 20-20 लाख रुपए देने की मांग की गई है। इसलिए मैं अभी भी फिर बोलूंगी कि प्लीज हेल्प करिए इस टाइम पे। आज मुझे कल रात 2 बजे जब नींद नहीं आ रही थी तब मैंने व्हाट्सएप देखा, तो मैंने देखा कि लोगों ने स्टेटस डाल रखा था कि 19 तारीख को मतलब आज कैंडल मार्च हो रहा है मेरे हस्बैंड के नाम का। तब मैंने स्टेटस लगाया कि अगर हेल्प हो सकती है, आ सकते हो आप लोग तो प्लीज आना। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आज कैंडल मार्च है रिंग रोड पे 7:30 बजे से। अगर आप आ सकोगे ना, बस एक दिन दे सकोगे तो प्लीज दे देना। कल के बाद इस चीज़ पे भी ऑब्जेक्शन ना उठ जाए कि आज तक तो रवि बड़ोला कह रहे थे, आज दीपक बड़ोला हो गया। हमारा घर का सब चला गया, सब कुछ। सबको पता है भारत एक पुरुष प्रधान समाज, जब आदमी कमा के लाता है उसके बाद घर की रोटी चलती है। गवर्नमेंट से हमें जो आज तक चाहिए, जो भी हमने कल मांगा उन्होंने हमें दिया। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। देहरादून शहर के क्षेत्र नेहरू ग्राम में हुए गोलीकांड को लेकर पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से कार्रवाई की है और महज 2 दिनों में घटना में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 3 आरोपियों को घटना के समय ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि अन्य 2 आरोपियों अंकुश व रामवीर को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया था। शेष 2 आरोपियों योगेश व मनीष को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जबकि जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और वे घायल हो गए, जिस पर उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। देखिए, इस पूरे जो हत्याकांड था और जिसमें 307 में 2 लोग इंजर्ड भी हुए थे, इसमें कुल अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो गए। कल जो 2 लास्ट अक्यूज रह गए थे, योगेश और मनीष, क्योंकि हमारी टीम को मिला था कि मुजफ्फरनगर, मेरठ और हरिद्वार के बॉर्डर के आसपास इनका मूवमेंट है और वहां देखे गए। इसके आधार पर हमारी टीम लगी थी। कल देर रात्रि जो हरिद्वार पुलिस के सहयोग से वहां पर जब इनको रोका गया चेकिंग में, तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके बाद इंजरी के बाद इनको अस्पताल दाखिल किया गया। वहां पर धारा 307 में एक और मुकदमा लिखा है। इनसे 2 वेपन भी रिकवर हुए हैं। जो एक वेपन इस्तेमाल हुआ है, जो यहाँ की घटना में, रायपुर की घटना में जो फायरिंग में इस्तेमाल हुआ है, उसको वेपन भी वहां से रिकवर हुआ है। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में ले ली गई है और इसमें धारा 302 की वृद्धि करके सभी का रिमांड जो है धारा 302 और 120B में लिया गया है। और 307 के जो हमारे जो विक्टिम थे, जो अभी वो नॉर्मल है, वहां पर लगातार हमारे पुलिस और प्रशासन उनसे संपर्क में है और उनके भी बयान आदि जो हमारे साक्ष्यों में उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो देखा गया अब तक जो 7 लोग प्रत्यक्ष रूप से इसमें पाए गए थे, वो सभी की गिरफ्तारी इसमें हो गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरोवर नगरी में दोपहर में तपती गर्मी के बाद दोपहर में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली और आसमान में काले घने बादलों ने डेरा डाल दिया। बारिश होने लगी। गर्मी से राहत पाने नैनीताल पहुंचे पर्यटक बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए। बीते दिनों उमस भरी गर्मी के बाद आज हुई हल्की बारिश के चलते नैनीताल में जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, तो वहीं अचानक हुई बारिश से बचने के लिए स्थानीय लोगों के साथ यहां पहुंचे पर्यटकों ने अपनी दुकानों में शरण ली। रामनगर में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। यहाँ वहाँ के मुकाबले बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। और आज यहाँ में बारिश मिल गई। सबसे अच्छा तो हमें ये लगा कि हमें यहाँ बारिश मिल गई है। नैनीताल में बहुत अच्छा लगा। हम हर साल गर्मियों में यहाँ पे घूमने आते हैं और हम आज भी जैसे आए हैं उसी तरीके से, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को भी हमारे अच्छा लगता है, इसके लिए हम हर साल यहाँ घूमने आते हैं। और सबसे अच्छा तो हमें बारिश मिली है यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम उदयपुर से आए हैं, पूरी फैमिली के साथ में आए हैं, नैनीताल एंजॉय करने के लिए आए हैं। पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, परंतु आज जो बारिश हुई है उससे बहुत माहौल चेंज हो गया और बहुत आनंद सा महसूस हो रहा है। मैं उदयपुर राजस्थान से आई हूँ और मुझे यहाँ पर नैनीताल में आके बहुत अच्छा लगा। जो माहौल है, मौसम है
और जो लोग यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं उनको देख के बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में आज जो बारिश हुई है उससे एंजॉय का मजा और दुगना हो गया। थैंक यू। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में तमाम गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार, एरीज प्रशासन तथा वन विभाग को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि नंद प्रयाग चमोली निवासी दयाल सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि उनके द्वारा कहा गया कि एरीज की ओर से सड़क बनाने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 99 लाख दिए गए, लेकिन घटिया निर्माण किया गया। जनवरी 2023 में सड़क उखड़ गई, जबकि ठेका 18 मई 2022 को दिया गया था। 14 मार्च को एरीज के सिविल वर्क प्रभारी ने खुद सड़क निर्माण को संतोषजनक नहीं मानते हुए भुगतान नहीं करने की संस्तुति की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सितंबर 2023 में बनाए गए हॉस्टल के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काट दिए गए, लेकिन वन विभाग की ओर से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एरीज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ करप्शन को लेके हमने कोर्ट के सामने पिटीशन दाखिल की है। इसमें एक रोड का कंस्ट्रक्शन एक इशू है। दूसरा पिटीशन में हमारा एलिगेशन है कि कुछ हॉस्टल कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पेड़ गिराए गए जिनका कोई अकाउंटिंग नहीं हुई और उसको वन विभाग ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तीसरा उसमें हमारा एक प्रोमिनेंट एलिगेशन है कि जो वहाँ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो खुद ही काफ़ी एब्सेंट रहते हैं, तो उससे जो वर्किंग है बहुत इफ़ेक्ट हो रही है। चौथा एलिगेशन उस पिटीशन में ये है कि जो वहाँ सिलेक्शन किए जा रहे हैं साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी पोस्ट पे, वो प्रॉपर नहीं है, उनमें प्रॉपर ड्यू प्रोसेस भी फॉलो नहीं हो रहा है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। कांग्रेस देहरादून महानगर की ओर से आज शहर के गांधी पार्क में पौधारोपण किया गया। इस दौरान छोटे छोटे पौधे लगाकर पौधारोपण कर प्रकृति को संजोने का संदेश दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस देहरादून महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि क्योंकि आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है, इसलिए हमने पौधारोपण कर प्रकृति को संजोने का संदेश दिया है। राहुल जी का आज जन्मदिन है। सबसे पहले हम लोग उन्हें बधाई देते हैं। आज उनके जन्मदिन पे सभी कांग्रेसजनों से पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है और उनकी लंबी उम्र की कामना की है, क्योंकि आज जो देश में हालात हैं, लोकतंत्र खतरे में और राहुल जी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब लोग उनके पीछे हैं और हम भगवान से दुआ करते हैं कि इस तरह से वो गरीबों की और सभी वर्गों की लड़ाई लड़ते रहें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। इन दिनों सूरज की तपिश से लोग परेशान हैं। उत्तराखंड में भीषण गर्मी से इंसानों के साथ ही बेजुबान भी परेशान नजर आ रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी का असर लोगों के जनजीवन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं गर्मी से मवेशी और पालतू जानवर भी परेशान हैं। हल्द्वानी रामनगर में 41 डिग्री से ऊपर तापमान बना हुआ है, जिसमें इंसान ही नहीं पालतू मवेशियों के साथ ही पालतू जानवर भी परेशान हैं। अभी आप देख रहे हैं, आपने पूछा कि गर्मी इतनी हो रही है तो एनिमल्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो जैसे आजकल सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं हमारे लार्ज एनिमल में, कैटल, बफेलो, इसमें हाई टेम्परेचर की प्रॉब्लम हो रही है। उसमें जनरली जो पशुपालक है, जो हमारा डेयरी ओनर है, वो कंफ्यूज कर रहा है कि साहब कोई बीमारी हो गई। कई बार लोग शिकायतें करते हैं कि साहब उसका इलाज करवा लिया, उस डॉक्टर से करा लिया, आपसे भी दवाई ले गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। चारा कम, ठीक उनसे मतलब चारा कम खा रहा है, दूध कम हो गया है। तो ये किसी बीमारी के लक्षण नहीं है, कोई बैक्टीरियल बीमारी नहीं है, कोई वायरल नहीं है। ये सिर्फ जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई हो रहा है उसकी वजह से उसका इफेक्ट है एनिमल पे। अब हमें करना क्या है, हमें इसको लेके ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे आजकल जो हमारे डेयरी पालने वाले जो लोग हैं, जो डेयरी का काम कर रहे हैं, पशुपालक हैं, वो बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के किसी मैक्सिमम मेडिकल से लेकर दवाइयाँ अपने पशुओं को दे रहे हैं, उससे वो नुकसान हो जा रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस हीट वेव में हम अपने घर में बहुत सारे मैनेजमेंट चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 कि हम अपने एनिमल को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें। एक दूसरा, जो हमारी गौशाला है, यहाँ पे हम एनिमल को रखते हैं, तो उसमें हम प्रॉपर हवा की व्यवस्था करें, वेंटिलेशन प्रॉपर हो,
उनके जहाँ एनिमल बंधे हैं वहाँ पर पंखे की व्यवस्था हो, और हो सके तो अपने कूलर की व्यवस्था अगर कर सकते हैं तो वो भी करना चाहिए अपनी क्षमता अनुसार। मैं काफ़ी 3-4 दिनों से ये जो है खाना नहीं खा रहा है, उल्टी कर रहा है। तो देखा कि पहले जिस तरीके से ये मतलब फिट एकदम हम इससे बात करते थे तो हमें रिपीट मतलब रिवर्स करता था, अभी पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे थे बिल्कुल इतना सुस्त हो गया, हमें लगा कि कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो आज मैं लेके आया डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा, हमें जब भी लेके आए बहुत अच्छी सेवा मिली है। तो 103 बुखार है इसमें, माइल्ड फीवर एक तरीके से। तो अभी डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, ट्रीटमेंट दिया। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक हुई, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपए की जिला योजना की स्वीकृति पर मोहर लगी। इस दौरान जिला योजना की बैठक में जिले के सभी विधायक मौजूद रहे। बैठक में प्रभारी मंत्री के सामने हल्द्वानी के वेस अस्पताल में पानी की कमी से डायलिसिस के मरीजों को परेशानी का मामला भी उठाया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को इस तरह के गंभीर मामलों के तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी भी दी कि इस तरह की शिकायत है जहां पर मिलती है तो वहां पर पहुंचे, उनका निस्तारण पहले ही हो जाना चाहिए। जिला योजना की बैठक बड़ी सफलता के साथ पूर्ण करनी गई है और जिला योजना की बैठक में लगभग 70 करोड़ 20 लाख की धनराशि के साथ में विभिन्न विभागों के परिव्यय आए हैं और जिसे आज संबंधित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलते हुए आज उस परिव्यय को स्वीकृत कर दिया गया है। और उस परिव्यय के मध्य में जो है, चाहे वो स्वरोजगार का पार्ट हो, चाहे वो रोजगार का पार्ट हो अथवा उद्यान का सेक्टर हो, ये इसको प्रमुखता दी गई है। इसके साथ ही PWD के प्रस्ताव अधिक मात्रा में आए हैं और PWD के प्रस्ताव को भी यहाँ पे स्वीकार किया गया है। पंचायती राज के भी आए हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारी यह कोशिश है कि जनपद नैनीताल में जो भी हमारे कार्य हैं, जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आते हैं, चाहे विधायकों के माध्यम से आए, चाहे DVC मेंबर्स के माध्यम से आए, चाहे प्रमुख के माध्यम से आए, चाहे जिला पंचायत के माध्यम से आए, उन प्रस्तावों को अधिक से अधिक बजट मिल सके, स्वीकृत किए जा सके, क्योंकि ये कार्य जनमानस के हित में होना बहुत आवश्यक है। तो मैं बहुत शीघ्र गति इस बैठक को हम लोगों ने किया है ताकि जो है, जो आचार संहिता के दौरान में जो देरी हुई है उस वो अब और अधिक ना हो। अब रुक करते हैं अगली खबर का। केदारनाथ धाम पहुंचे राज्य सूचना आयोग के सचिव अरविंद पांडे को तीर्थ पुरोहितों एवं व्यापारियों ने बंधक बना दिया। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश जताते हुए नारेबाजी भी की। बता दें कि वर्ष 2024 की केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होने से पूर्व धाम में तीर्थ पुरोहितों के भवनों को बिना आपसी सहमति के तोड़ा गया। साथ ही मंदिर मार्ग पर बड़ी बड़ी नालियां बनाने के दौरान तीर्थ पुरोहितों की अस्थायी दुकानों को भी गिराया गया। जिस दौरान भवनों को तोड़ा गया उस दौरान अरविंद पांडे शासन में अपर सचिव थे और वे धाम में भवनों को तोड़वाने का काम कर रहे थे। बुधवार सुबह 8 बजे सचिव अरविंद पांडे के केदारनाथ धाम पहुंचने पर आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें मंदिर समिति के आवास पर बंधक बनाया और उनसे भवन तोड़वाने को लेकर आदेश पत्र दिखाने की मांग की। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि पूर्व में अपर सचिव रहते हुए अरविंद पांडे ने आदेश पत्र दिखाए बिना ही भवनों को तोड़वाया, जिसके विरोध में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दिन तीर्थ पुरोहितों ने धाम में अपने भवन और दुकानें बंद कर अपना विरोध प्रकट किया था। आज यहाँ पर अरविंद पांडे जो अपने को जो है केंद्रीय ये उत्तराखंड का सचिव बता रहे हैं और पूर्व में इनके द्वारा यहाँ पर आकर के एक गुंडागर्दी के रूप में ही मैं कहूँगा कि तमाम लोगों के भवन को जो है क्षतिग्रस्त करवा दिया, JCB लगवा दी, बुलडोजर लगवा दिए। लेकिन आज हमने इनको जो है, ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, ये उस टाइम यहाँ से भाग गया था जब इसने हमारे मकानों को क्षतिग्रस्त किया, तोड़ा और पूरे यहाँ खुदाई कर दी। आज हमने जो है पुनः इसको यहाँ पर आने पर हमने इसको बंदी बनाया और इससे हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस आदेश के अनुसार आपके पास क्या लिखित ऑर्डर था, किसका आदेश था जिसके आदेश के अनुसार आपने हमारे भवनों के साथ छेड़खानी की, हमारे केदारनाथ में ऑफ सीजन में छेड़खानी की, जबकि यहाँ पर किसी भी उसको जो है छेड़खानी करने से पहले, किसी भी भवन स्वामी को तो उसको तोड़ने से पहले, भवन को तोड़ने से पहले उस भवन स्वामी को सूचित किया जाता है।
अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव के लिए राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित भाजपा जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव के बीच बाहरी और भीतरी का सवाल खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव जीतने की नई जंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश की 2 विधानसभा बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों में 10 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद अब कांग्रेस बद्रीनाथ विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी लखपत बुडोला के नामांकन की तैयारियों में जुट गई है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के दोनों प्रत्याशी 20 जून को नामांकन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा पर अपने प्रत्याशियों के टोटा होने का दावा कर रही है। हम मजबूती के साथ कांग्रेस तैयार है। अभी आपने लोकसभा के चुनाव में जो मंगलौर विधानसभा का रिजल्ट आपने देखा होगा, उस रिजल्ट में हमको 44,000 से ऊपर वोट मिले हैं। बीजेपी को 21,000 के लगभग वोट मिले हैं और बीएसपी को 5,000 वोट मिले हैं। तो ये हमारी तैयारियों का ही नतीजा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस उपचुनाव को लड़ने के लिए तैयार है और मजबूती के साथ तैयार है। उनके पास साधन और संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन साधन और संसाधन से चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव जनता के प्यार से, आशीर्वाद से लड़े जाते हैं, जो कांग्रेस के पास भरपूर है। और हम उम्मीद करते हैं हम सब लोग एक मजबूती के साथ हम कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और वो चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी आसपास भी दिखाई नहीं देगी। इस चुनाव में जैसा लोकसभा में फ़र्क था वही फ़र्क रहेगा। मैनिफेस्टो वो मेरा मैनिफेस्टो। बढ़ाना जी कह रहे हैं 2006 जीत दर्ज होगी चुनाव में और कांग्रेस से जो भाजपा में आए हैं वो अपने भी हो। जी बिल्कुल। देखिए, बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते, बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। और कांग्रेस जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस केवल डींगे हाँक रही थी, उनकी डींगे जनता ने दिखा दी हैं कि केवल कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता बातूनी है, धरातल में उनका कुछ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही विधानसभाओं में इतिहास रचने वाली है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भाजपा ने इतिहास रचा और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के विकास में हो या उत्तराखंड के को नई पहचान दिलाने के लिए हो, हमेशा ऐतिहासिक काम किए। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली। एक तरफ मंगलौर में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा से लड़ा हुआ है, जो आरएलडी के टिकट पर उत्तर प्रदेश से लड़ा हुआ है, जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा हुआ है और अब भारतीय जनता पार्टी की गोद में आकर बैठ गया है। यानी कि पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति है, पैराशूट कैंडिडेट है और आयातित व्यक्ति है। वहीं आप बद्रीनाथ विधानसभा में देखिए कि 2 महीने जिस व्यक्ति को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हुए हैं, उस पर इतना विश्वास। जिस व्यक्ति ने बद्रीनाथ विधानसभा के जनता की पीठ पे छुरा भोंका, अपनी मां समान कांग्रेस पार्टी के सीने में खंजर भोंका और अभी लोकसभा चुनाव में जिसने कमल के फूल का दामन थामा, उस पर आपको ज्यादा भरोसा है अपने उन कार्यकर्ताओं से जो लगातार आपके लिए दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, लगातार पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने अपमान किया है अपने कार्यकर्ताओं का, जिसका खामियाजा आपको दोनों विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वजह यह है कि मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद इस सीट से रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद अब दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। भाजपा ने इन दोनों सीटों पर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी और करताज सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर बाहरी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का मुद्दा बनाया है। चुका भाई और लोकदल से आया है। बीजेपी के पास दोनों विधानसभाओं में अपना प्रत्याशी नहीं था चुनाव लड़ाने के लिए, जिन्होंने 50 साल से दरियां बिछाई। बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ के लिए जिनने काम किया वो तो कहीं है ही नहीं। बढ़ाना को लेके आ गए, हरियाणा में विधायक थे लोकदल से और एक को लड़ा रहे कांग्रेस के भगौड़े को बद्रीनाथ से।
तो बीजेपी का कैडर में नाराज़ी है। सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। बाहर से लाके आयातित आदमी को चुनाव लड़े। संघ के प्रमुख ने भी कहा कि जो बाहर से आए हैं उनमें चुनाव नहीं लड़ाया जाना चाहिए एकदम से, या फिर उनकी सीमा तय होनी चाहिए। उसके बाद भी यहाँ के अध्यक्ष ने बीजेपी के और गौतम ने दोनों प्रत्याशी जो हैं बाहर से लाए हुए उनको चुनाव लड़ाया है। इसीलिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों में भी चर्चा है कि यार जो कल तक बीजेपी को और आरएसएस को गाली दे रहा था उसके लिए हम वोट कैसे मांगे। स्टार प्रचारकों के नाम चुनाव आयोग को हमने भेजे हैं और ये स्टार प्रचारक दोनों विधानसभा क्षेत्र में जाकर के सभाएं भी करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक भी करेंगे, जनता के साथ भी बैठक करेंगे और केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हैं उनका भी उत्साहवर्धन हो और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आएँ और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में विधानसभा चुनाव जीते। ये स्टार प्रचारक इस काम को करेंगे। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्य में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निश्चित ही भाजपा लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, लेकिन भाजपा को याद रखना होगा कि मंगलौर सीट पर भाजपा कभी भी चुनाव नहीं जीती है। हालांकि उत्तराखंड के इतिहास में विधानसभा उपचुनाव का गणित हमेशा सत्ताधारी दल के पक्ष में झुका रहा है। अब तक हुए 15 में से 14 उपचुनाव में सत्ता पक्ष को ही जीत मिली है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे देखना काफी दिलचस्प होता जा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।